हेलो दोस्तों। तो यार ये एक इन्फॉर्मेशनल ब्लॉग होगा बेसिकली मेरी लद्दाख की राइड के बाद, कि आप लोगों को ये बताना कि कैसी प्रिपरेशन करके लद्दाख हम लोगों को जाना चाहिए। काफ़ी लोगों ने बताया हुआ है, एक मैं भी एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ। मैं डोमिनर 400 पे गया था। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं रूट की और कौन सी बाइक लेके जानी चाहिए। देखो यार, हमारे साथ स्प्लेंडर भी गई, यूनिकॉर्न भी गई, होंडा की डोमिनर भी गई, बुलेट भी गई। चारों बाइकों में एक ही चीज़ कॉमन इशू आया कि बहुत हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया में जोर मांग रही थी। मेरी डोमिनर भी ऐसे लग रहा था कि फर्स्ट और सेकंड मतलब गियर में कि मैं स्प्लेंडर चला रहा हूँ। स्प्लेंडर तो और धीरे हो गई। ठीक है, तो चली सारी जाती हैं। एक्टिवा भी देखी हमने भाई, जा रही है लद्दाख में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बहुत लोग कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, उस बाइक में नहीं जा सकते, तो ऐसा आप लोग मत समझिए बिल्कुल भी। हर चीज़ जा सकती है, बस चलाने वाला बंदा होना चाहिए। धीरे धीरे, चाहे पहली गियर में, सेकेंड गियर में, कैसे भी जाओ, लेकिन आराम आराम से धीरे धीरे जाओगे तो सारी चीज़ें चली जाती हैं। पहला पॉइंट हो गया ये। दूसरा हम बात दूसरा हम बात करते हैं कि रूट कौन सा लेना चाहिए और कैसे जाना चाहिए। तो यार देखो, लद्दाख की साइड अगर आपको जाना है, लद्दाख बेसिकली अगर जाना है, या तो श्रीनगर होके रूट है या तो मनाली होके रूट है। अब श्रीनगर वाला रूट क्यों लेना चाहिए और मनाली क्यों नहीं लेना चाहिए, मनाली क्यों लेना चाहिए, श्रीनगर क्यों नहीं लेना चाहिए, मैं बताता हूँ क्यों। देखो, जब श्रीनगर वाले रूट से आप जाते हो तो यहाँ से, अब अगर फॉर एग्जाम्पल कोई दिल्ली एनसीआर से ट्रैवल कर रहा है, तो दिल्ली, पठानकोट, जम्मू, श्रीनगर, जोजिला, कारगिल, ले, ऐसे होता है। ठीक है। इस रूट को फॉलो करने का रीज़न ये होता है कि धीरे धीरे एल्टीट्यूड गेन होता है। मतलब दिल्ली से आप जब जा रहे हो तो पठानकोट थोड़ा हो गया, उसके बाद जम्मू थोड़ा सा और ऊपर, फिर श्रीनगर थोड़ा सा और ऊपर, उसके बाद हम बात करें तो जोजिला थोड़ा सा और ऊपर, सोनमर्ग से होते हुए। तो ये धीरे धीरे एल्टीट्यूड गेन करता है, तो आपको भी एएमएस का इशू यानी कि एल्टीट्यूड सिकनेस नहीं होता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर यही चीज़ आप दिल्ली मनाली से होते हुए ले पहुंचते हो, जो कि मैं वापस आया हूँ, मैंने देखा है बहुत स्टीप चढ़ाई है, बहुत ज़्यादा स्टीप चढ़ाई है। अटल टनल ही अगर बात करें तो 10,000 फीट पे है, मनाली वो है आई थिंक 6,500-7,000 फीट पे। तो दिल्ली से जब आप जाते हो मनाली वाली साइड से, एकदम से एल्टीट्यूड गेन करना, हेल्थ इश्यूज ज़्यादा होते हैं, और ये मैंने भी सुना है और मैंने देखा भी है वहाँ पे। हम जब मनाली से उतरे थे और जो लोग चढ़ रहे थे, ठीक है, अब बारलाचला पास आता है मनाली के बाद, तांगलांगला आता है, लचोंगला, नकीला, ये 3-4 पासेज जो यहाँ पे आते हैं। बहुत बहुत कठिन चढ़ाई है वहाँ की। मैं जब ले से वापस आ रहा था, तब मैंने देखा भाई कठिन चढ़ाई क्यों है। यार वो रूट ही ऐसा बना हुआ है, वो रूट बना ही ऐसा हुआ है एज़ कम्पेयर टू श्रीनगर वाला। ठीक है, तो मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप लोग, ठीक है, मनाली से जा सकते हो, बहुत लोग जाते भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ब्रेक लेके। फॉर एग्जांपल, अगर कोई नाइट स्टे मनाली में कर रहा है, तो कोशिश करो कि थोड़ा सा आगे जाके, या तो अगर मनाली में नहीं कर पा रहे तो सिसु है, जिस्पा है, केलोंग है, दारचा है, कहीं ना कहीं सेकेंड डे वहाँ पे रुक जाओ। उसके बाद फिर वो जो घाटा लूप्स आता है सरचू के बाद वाला, बहुत खड़ी चढ़ाई है, बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि बहुत खड़ी चढ़ाई है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार। और रास्ता बहुत ख़राब है, लिटरली बहुत रास्ता ख़राब है। वो जो एक घोस्ट टेम्पल बीच में आता है, जैसे कि मैंने बताया था अपने ब्लॉग में, आपने देखे होंगे, उस वाले रास्ते में तो भाई मैं खुद भी डर गया था। मैंने कहा यार, बिल्कुल ऐसे नीचे खड़ी चढ़ाई हो रही कि उतरेंगे कैसे भाई हम। ठीक है जी। ठीक है जी, तो ये हो गया रूट का, कि आप मोस्टली ट्राई करो श्रीनगर वाली साइड से जाओ इस वक्त, क्योंकि मैं इस सिचुएशन में गया हूँ कि जैसे अभी जो पहलगांव का इंसिडेंट हुआ था, ठीक है, तो लोग कह रहे हैं कि ये होगा वो होगा, एक्चुअली मैं हो के आया हूँ, कुछ भी नहीं है। मैं लाल चौक के सामने से निकला हूँ, श्रीनगर में इतना ज़्यादा टूरिस्ट है। 1.5 महीना हुआ है पहलगाम के अटैक को, लेकिन बहुत ज़्यादा टूरिस्ट है। और ये रूट सोनमर्ग से लेकर जो रूट है, सोनमर्ग में भी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट है, डल लेक में भी बहुत टूरिस्ट है। कहाँ से न्यूज़ आ रही है कि टूरिस्ट नहीं है, कहाँ को जा रही है कुछ नहीं पता, लेकिन टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है इस टाइम, तो उसकी तो टेंशन लेनी नहीं चाहिए कि भाई कोई हादसा हो गया। ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है उस चीज़ को रिकवर होने में, नेशन के ऊपर बात आती है, कुछ आती है। बट कोशिश करो कि श्रीनगर वाला रूट लो। जैसे फर्स्ट डे हमने दिल्ली से पठानकोट किया, फिर पठानकोट से सोनमर्ग किया सेकंड डे, फिर सोनमर्ग से लेकर आ। तो लोग क्या करते हैं कि सोनमर्ग से कारगिल भी रुक सकते हैं, फिर कारगिल से लेकर के चौथे दिन आप कर सकते हो। क्योंकि अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपके पास दिन कितने हैं और टाइम कितना है। ठीक है। तो रोड कंडीशंस की अगर मैं बात करता हूँ दोनों तरफ की, पहले दिल्ली से श्रीनगर होते हुए सोनमर्ग कारगिल ले जाते हैं, मक्खन रोड है, एक भी गड्ढा नहीं है पूरे रोड पे। चाहे दिल्ली से पठानकोट हो, पठानकोट से सोनमर्ग, कारगिल, ले, कोई गड्ढा नहीं है। थोड़ा सा पैच आता है जोजिला का, जो कि बहुत कठिन चढ़ाई है, बहुत ज़्यादा डेंजरस चढ़ाई है, बहुत ध्यान से चलाना पड़ता है भाई। ठीक है। उसके बाद छोटे छोटे एक दो आते हैं, लेकिन बहुत मेजर मुझे दिक्कत कहीं नहीं आई।
कहीं भी, चारों बाइकों में कोई ऐसी मेजर दिक्कत नहीं आई। अब अगर हम बात करें जो मैं वापस आया लेह से मनाली, पूरा लेह मैं घूमा, खडुंगला वगैरह, खडुंगला पास हो गया अपना, पेंगोंग, चांगला पास और इधर छोटी मोटी चीज़ें लेह में भी। फिर लेह से मनाली हम आए कारू होते हुए। और हाँ, अब बात करते हैं लेह से मनाली के रूट की। लेह से मनाली का जो रूट है 60% मुझे लगा भाई वो ऑफ रोड, मतलब ऑफ रोड मतलब कि छोटे मोटे गड्ढे, रूट रोड टूटी एंड ऑल दैट, वो इस रोड पे थी। श्रीनगर पे ऐसा कुछ नहीं है, पूरा ही मक्खन है वो, कहीं से ले लो। तो लेह से मनाली जब आप उतराई करते हो तो भी आपको 2-3 पासेस जो होते हैं, जैसे बारलाचला, तांगलांगला और ये लचोंगला, नकीला जो आते हैं, ये सारे पासेस 12, 15, 16 हज़ार की फीट हाइट पे हैं। ठीक है, फीट में बात करूँ तो 16 हज़ार फीट की हाइट पे हैं। तो लेह से जब हम मनाली आ रहे हैं तो थोड़ा चढ़ना, थोड़ा उतरना, लेकिन 70 से 80% मनाली तक पूरी उतराई है, और बहुत ज़्यादा उतराई है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि श्रीनगर साइड से जाइए और लेह मनाली वाली साइड से वापस आ जाइए, सबसे बेस्ट रहता है। इसमें AMS का इशू बहुत कम चांस होते हैं कि होता है। ठीक है, अगर कोई जाना चाहता है मनाली बाई रूट से, ऐसा कोई मना ही नहीं है कि नहीं जा सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा आप ब्रेक ले लेके जाइए, मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हाइट गेन बहुत जल्दी हो जाता है, ऑल्टीट्यूड बहुत जल्दी गेन होता है, ठीक है ना, हाइट वाइज। तो इसलिए आपकी हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो लोग जा रहे थे, इश्यूज़ उनको हो रहे थे। अगर 10 में से अगर मान के चलो 2 लोगों को भी इशू हो रहे हैं, तो कोई ना कोई इशू है मतलब उस रूट पे। और लिटरली मैंने देखा है, जब लेह से मनाली हम आते हैं, अब लेह से मनाली कोई आ रहा है तो उतराई बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ फाइन, लेकिन अब जब अगर चढ़ रहा है, मनाली से अटल टनल जाने में इतनी खड़ी चढ़ाई है, ठीक है, और अटल टनल के आगे सिसु के लॉन्ग दारचा होते हैं, जब आप ले जाते हो बालाजला होते हैं, बहुत खड़ी चढ़ाई है। तो ठीक है, जा सकते हो, वही है, अपना अपना व्यू पॉइंट होता है, क्यों जाना है, कैसे जाना है। तो मेरा रिकमेंडेशन है श्रीनगर से जाइए और अपना मनाली बाई रूट से वापस आइए, तो पूरा आपका सर्किट भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये हो गई रोड कंडीशंस की बात। बाइक्स वगैरह का मैंने बता दिया, कुछ भी जाएगा, चाहे स्प्लेंडर हो, चाहे आप 400-500 सीसी की बुलेट ले जाओ, कोई टेंशन नहीं। रुक रुक के जाइए, बाइक को भी ब्रेक मिलेगा, अपने आप को भी ब्रेक मिलेगा। पानी पीते रहिए, AMS के इशू कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है पानी पीते रहिए। पानी जितना ज़्यादा पियोगे उतना अच्छा आपको लगेगा। अगला हम बात करते हैं स्टे के ऑप्शंस की और पेट्रोल की। देखो यार, जब हम श्रीनगर से जा रहे हैं, चाहे मनाली से जा रहे हैं, कहीं से भी जा रहे हैं, पेट्रोल सिर्फ दिक्कत आती है लेह से मनाली आने में। जब आप लेह से मनाली आते हो, कारू आता है बीच में, जब आप लेह से निकलोगे तो कारू आता है, जहाँ से पेंगोंग लेक के लिए रास्ता कटता है। कारू में लास्ट पेट्रोल पंप है, 350 किलोमीटर के बाद सीधा नेक्स्ट पेट्रोल पंप आता है किलोंग में। ये 350, 360, 370 किलोमीटर जो है ना, कोई पेट्रोल पंप नहीं है। अगर तो बड़ी गाड़ी है या बड़ी बाइक है, स्प्लेंडर वगैरह, जैसे हमारे पास एक यूनिकॉर्न थी, नई गाड़ी थी, उसमें पेट्रोल पंप होने की जरूरत नहीं पड़ी, आराम से पड़ा हुआ था। अब मेरे पास डोमिनर थी, मेरा ख़त्म हो गया था, इसलिए मैंने 5 लीटर इनफ था जो मैंने कैरी कर लिया था। ठीक है, तो कोशिश करो कि या तो 2-3 लीटर या तो 4 लीटर या तो 5 लीटर का केन अपने पास अपना लेके चलो, ताकि रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। 2-3 बाइक्स हमें मिली थी भाई की पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल खत्म हो गया, उनको आइडिया नहीं आता, क्योंकि वो केरला और बैंगलोर वाली साइड से थे। बाकी यार श्रीनगर वाली साइड पे कोई दिक्कत नहीं है पेट्रोल की, आराम से पेट्रोल पंप मिल जाते हैं। लेह में भी बहुत पेट्रोल पंप हैं, ठीक है। और लेह से मनाली वाले में थोड़ा सा इशू रहता है, जो मैंने आप लोगों को बता दिया। एक चीज़ मैं और बताता हूँ कि स्टे के ऑप्शंस जो मैंने चूज़ करे थे और मेरा कितना टोटल खर्चा आया, वो सभी मैं आपको बता देता हूँ। देखो यार, फ्रैंकली बताऊँ तो मेरा सब मिला के मेरा इंडिविजुअल खर्चा 28,000 का आया है, 28,000 रुपये। और मेरी डोमिनर में टोटल तेल लगा, मान के चलो, एक मैंने कैलकुलेट नहीं करा, लेकिन एक रफली मुझे आइडिया लग रहा है 10,000 से ज़्यादा का नहीं लगा। ठीक है, 10,000 से ज़्यादा का तेल नहीं लगा, और टोटल खर्चा मेरा 28 हज़ार के आसपास आया लेह लद्दाख ट्रिप का, जो कि मेरी थी 13 तारीख से लेके 21 तारीख तक की। ठीक है, और एक और चीज़ बताऊंगा कि भाई हमें स्टे कहाँ कहाँ करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर श्रीनगर साइड से जा रहे हो तो पठानकोट हो गया, फिर सोनमर्ग हो गया, फिर कारगिल हो गया, फिर लेह हो गया। स्टे आप पहले से बुक करा के जाओगे तो आपको अच्छा रहेगा, नहीं तो वहाँ जाके फिर यार ढूंढते रहो, करते रहो, वो सबकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। स्टे के ऑप्शंस बहुत हैं इस रूट पे। मनाली वाली साइड से जा रहे हो तो भी आपको बहुत मिल जाएंगे। मनाली हो गया, फिर सिसु, केलोंग, दारचा, दारचा के बाद ये घाटा लूप्स वाला एरिया क्रॉस करने के बाद आपको सरचू में काफ़ी मिल जाएंगे, टेंट कैंप्स वगैरह बहुत हैं। ठीक है, हम जब आ रहे थे सरचू से तो किसी ने हमें डाल दिया भाई कि बालाचला बहुत खड़ी चढ़ाई है, वाटर क्रॉसिंग है, ये वो है। भाई हमें कुछ भी नहीं मिला, बिल्कुल नॉर्मल लगा जिस तरीके से रास्ते बने। हाँ, थोड़े से टूटे फूटे रास्ते बहुत हैं उस एरिया में, क्योंकि ये बालाचला वाला एरिया और ये जो पासेस है ना, तांगलांगला वगैरह, रास्ते बहुत टूटे हैं। लेह से मनाली का रास्ता मुझे तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आया, मैं फ्रैंकली बोलूँगा। उतरने के लिए ठीक है, क्योंकि अब एक पूरा सर्किट कंप्लीट करना था, पूरा श्रीनगर से जाके लेह से मनाली वापस आके, तो दैट इज़ फाइन।
लेकिन इस रास्ते से मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल थोड़ा सा लगा कि बहुत पथरीला रास्ता है, बाइक भी ख़राब होगी, अपने आप की भी आपकी जान लगेगी, तो वो थोड़ा सा आप लोग अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो। ठीक है, रूट का मैंने आपको बता दिया, स्टे के ऑप्शन बता दिए, पेट्रोल के बारे में बता दिया, कहाँ से जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए वो भी आपको बता दिया। मेडिसिन ज़रूर सारी कैरी करिए। एएमएस के इशू के लिए डायमॉक्स टैबलेट होती है, मैंने खाटुंगला जाते हुए और पेंगोंग जाते हुए ली थी, क्योंकि हल्का हल्का मेरा सर दर्द हो रहा था। वैसे यार देखो, थकान जब होती है ना तो सर दर्द नॉर्मली भी रहता है, लेकिन आप जब डायमॉक्स खा लेते हो तो थोड़ा बेटर हो जाता है, क्योंकि मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ हुई थी। पानी बहुत ज़्यादा पीना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पानी पीने से ही सर दर्द गायब हो जाता है। मैंने ये चीज़ बहुत नोटिस करी है, बहुत ज़्यादा नोटिस करी कि पानी पियो सर दर्द गायब, क्योंकि हमारी बॉडी ना हाइड्रेटेड रहती है। वहाँ पानी एक्चुअली, सर्दी इतनी ज़्यादा है, पानी हम पीते नहीं हैं। अब दिल्ली एनसीआर हो गया, इंडिया भी कहीं पर भी होता है, गर्मी ज़्यादा है, पानी पीते रहते हैं, पानी पीते रहते हैं, और हम हैबिचुअल हैं यहाँ रहने के। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, पानी पी नहीं जाता, इसलिए बॉडी सूख जाती है, अंदर ही अंदर होठ सूख जाते हैं, बॉडी सूख जाती है। पानी हमें पीते रहना चाहिए, और इससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छे तरीके से रहेगा, और आपका दिक्कत नहीं होगी आपको एमएस की। ठीक है जी। अब अगर आप श्रीनगर साइड से जा रहे हो तो आपको कौन कौन से जगह आपको घूमने को मिल जाती है, कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। दिल्ली से पठानकोट, पठानकोट से सोनमर्ग, दैट इज़ नॉर्मल। सोनमर्ग में आप थजिवास ग्लेशियर मेन पॉइंट है, वो घूम सकते हो। सोनमर्ग के बाद हम आगे बढ़ते हैं, जोजिला पॉइंट आता है सबसे अच्छा पॉइंट। उसके बाद आता है कारगिल वॉर मेमोरियल, जहाँ पे आपको अंदर जाना होता है, आराम से आप देख सकते हो, कोई टिकट तो आई थिंक नहीं थी कोई भी, हम लोग गए थे, बाइक पार्किंग वगैरह वहाँ पे सब अवेलेबल है। कारगिल वॉर मेमोरियल के बाद आता है आपका द्रास वैली, वहाँ भी आप थोड़ा बहुत एक दो चीज़ें घूम सकते हो। उसके बाद उसी रूट पे एक दो मोनेस्ट्रीज आती हैं, मैं गया नहीं था क्योंकि हमारे पास थोड़ा टाइम शॉर्ट था, लेकिन आती हैं एक दो मोनेस्ट्रीज, मुझे याद है। उसके बाद आपका संगम पॉइंट आता है लद्दाख पहुंचने से पहले, पहुंचने से पहले, जिसमें कि जंस्कार रिवर और इंदस रिवर का संगम होता है। एक इंदस रिवर आ रही है और एक जंस्कार रिवर आ रही है, तो उसका संगम होता है। उसके बाद आता है पत्थर साहिब गुरुद्वारा, ठीक है, जो कि लेह के रास्ते में नहीं है, बहुत अच्छा गुरुद्वारा है, आप लोग जरूर जाइएगा। उसके बाद हम बात करें लेह में घूमने के लिए कौन कौन सी प्लेसेस है। लेह में घूम के लिए यार देखो, एक तो हॉल ऑफ फेम है जो कि एयरपोर्ट रोड पे बना हुआ है, और लेह पैलेस है, लेह की मार्केट है, ठीक है, मोनेस्ट्रीज बनी हुई हैं। इसके अलावा और भी दो तीन चीज़ें हैं, और चीज़ें जैसे खाडुंगला पास हो गया, बहुत अच्छा पास है 17,000 फीट पे, यहाँ आप जरूर जाना। उसके बाद ऊपर आप नुब्रा वैली जा सकते हो, सियाचिन पॉइंट ग्लेशियर है, वहाँ तक जा सकते हो बेस कैंप पे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई लोकल ले में घूमने के लिए, और खाडुंगला वगैरह बता दिया मैंने। उसके बाद ये अपना चांगला पास होते हुए आप पेंगोंग लेक जा सकते हो, ये एक और रूट हो गया। पेंगोंग लेक जाने के दो रास्ते हैं, या तो आप लेह से चांगला पास होते हुए चले जाओ पेंगोंग लेक, जो कि बहुत साफ रास्ता है, मैं कहता मक्खन रास्ता है एकदम भाई, ठीक है। या फिर नुब्रा वैली जो सैंड ड्यून्स वाला है, वहाँ से होते हुए आप उल्टा घूम के पूरा पेंगोंग लेक जाते हैं, वो थोड़ा सा लंबा रास्ता है। श्योक रिवर रास्ते में आती है, वो कई बार रोड पे थोड़ा सा आ जाती है, तो उस वजह से रोड वगैरह भी ब्लॉक हो जाते हैं। उसके बाद गाइस पेंगोंग लेक से ही आगे आप हानले, उमिंगला, ये सब भी कवर कर सकते हो अगर जिन लोगों ने करना है। हानले में हमारी बहुत बड़ी ऑब्जर्वेटरी है, जहाँ पे आपको मिल्की वे गैलेक्सी भी दिख जाएगा। मैं अभी नहीं गया है दो तीन चीज़ें, क्योंकि मेरे को दोबारा भी लद्दाख जाना है एक बारी में। बेसिकली हम वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, तो इतनी छुट्टी हमें मिल नहीं पाती। 8-9 दिन में जितना कवर हो पाया मैंने कर लिया, काफ़ी चीज़ें मेरी बची हैं, तो मैं दोबारा वाइफ के साथ या किसी के साथ जाऊँगा तो ज़रूर बाकी चीज़ें कवर कर लूँगा। तो ये सारी चीज़ें जब आप श्रीनगर वाली साइड से जाओगे तो ये सारी चीज़ें लोकल हो गई, ऊपर नीचे सब घूमने को आपको मिल जाता है। और लेह से मनाली जब आप आते हो वापस, जैसे कि मैं वापस आया, तो आपको 4 पासेस मिलते हैं, जैसे कि तांगलांगला, लचोंगला, बारालाचला और नकीला। ये 4 पासेस आपको अलग अलग हाइट पे देखने को मिल जाते हैं रास्ते में। और आपको मूनलैंड वाला एरिया, मोरे प्लेन्स, ठीक है ना, घाटा लूप, सरचू से पहले, ये सारी चीज़ें भी देखने को आराम से, जिंगजिंग बार हो गया, ये सब चीज़ें भी आराम से मिल जाती हैं। लद्दाख जाने के लिए कितना खर्चा लगेगा, देखो यार ये एक इंडिविजुअल चीज़ है। लोग 20,000 में भी करते हैं, लोग 1 लाख भी लगा देते हैं। मैं यार नॉर्मल होटल्स वगैरह में स्टे करा, थोड़ा बहुत खाया पिया, एंजॉय करा फ्रेंड्स वगैरह के साथ, तो 28 साढ़े 28,000 में मेरा खर्चा आया विद पेट्रोल मिला के, वो भी डोमिनर 400 पे। जो स्प्लेंडर और यूनिकॉर्न वाले बंदे थे उनका 15-16 हज़ार में ही काम हो गया, क्योंकि उनका पेट्रोल लगा ही नहीं बिल्कुल भी, मेन तो पेट्रोल ही होता है, वो लगा ही नहीं बिल्कुल भी उनका ना। लद्दाख जाने के लिए और लेह के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उनमें घूमने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है परमिट। 400 रुपीज़ पर पर्सन का परमिट होता है, वो आप ऑनलाइन करवा सकते हो, लिंक मैं डाल दूंगा इसी के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और कोई भी इन्फॉर्मेशन मेरी रह गई हो तो आप कमेंट करके मेरे चैनल पे पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने रूट का बता दिया, स्टे का बता दिया, पेट्रोल बता दिया, ओवरऑल स्पेंड बता दिया, जगह बता दी,
AMS के रिलेटेड सारी इश्यूज़ मैंने बता दिए कि भाई क्या होना चाहिए, पानी पीते रहिए वो मैंने काफ़ी बता दिया, और परमिट का भी बता दिया। इसके अलावा लद्दाख जाने के लिए कोई इतना टेंशन या हवा वाली चीज़ नहीं है कि भाई लोग बोलते हैं कि बहुत टफ है ये। धीरे धीरे जाओ, आराम से जाओ, रिलैक्स होके जाओ, आराम से पहुंच जाओगे। एक्टिवा भी जाती है, स्प्लेंडर भी जाती है, बुलेट भी जाती है, और 500 सीसी की गाड़ियाँ भी जाती हैं। 20 साल का बच्चा भी जा रहा है, 60 साल के लोग भी मुझे मिले हैं वहाँ पे जो लद्दाख में आराम से घूम रहे हैं, चाहे वो बाइक पे आए, चाहे फ़्लाइट से आएँ, चाहे कैसे भी आएँ। ठीक है जी। लद्दाख जाने के 3 ऑप्शंस हैं, श्रीनगर वाली साइड से, मनाली वाली साइड से, या डायरेक्ट फ़्लाइट लेके, जो कि ले की आती है। इंडिगो की फ़्लाइट्स भी हैं और बाकी सारी फ़्लाइट्स भी मिल जाती हैं। जब भी आप लोग लद्दाख घूमने आ रहे हैं, ले घूमने आ रहे हैं, तो कोशिश करिए जिस दिन आप पहुंच रहे हैं वो दिन और नेक्स्ट डे एटलीस्ट 24 टू 48 आवर्स का रेस्ट करें, ताकि बॉडी एक्रोमेटाइज हो जाए उस एरिया में। इतनी हाइट पे आप जा रहे हैं, 11,500 फीट के आसपास लद्दाख ले का एरिया है, तो वहाँ पे आप जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ये देखिए कि थोड़ा सा रेस्ट हो जाए, उसके बाद अपनी जर्नी आगे स्टार्ट करें। ताकि लोकल घूमना है, खारडुंगला के ऊपर है, पेंगोंग है, बाकी सारी चीज़ें हैं। ठीक है। तो आई होप गाइस आपको मेरा ये जो इन्फॉर्मेशनल चीज़ें हैं काफ़ी सही लगी होंगी। बताना कुछ भी अगर रह गया हो, या कुछ भी किसी को पूछना है कि क्या रूट है, क्या स्टे है एंड ऑल दैट सारे ऑप्शंस। मैं भी रिसेंटली लद्दाख होके आया हूँ, आपने मेरे सारे व्लॉग्स देखे ही होंगे। मैं सबसे लास्ट में डाल रहा हूँ इसलिए ये वाला व्लॉग, ताकि सारे आप लोग देखो क्या क्या मैंने बताया, क्या क्या करा, कहाँ कहाँ मैं रुका। बेसिकली मैंने अंदर की चीज़ें ज़्यादा नहीं दिखाई हैं कि स्टे के ऑप्शंस मेरे क्या क्या हैं। आई थिंक मैंने सारे नहीं दिखाए हैं, उसमें इतना दिखाने वाला मुझे लगा नहीं, क्योंकि मैं बता देता हूँ वो ज़्यादा बेटर लगता है मुझे। और मैं डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें डाल देता हूँ कि भाई मैं कहाँ रुका, कहाँ नहीं रुका। ठीक है गाइस, तो बाय बाय। आई होप आपको मेरी लद्दाख की जर्नी बहुत अच्छी लगी होगी। आने वाले टाइम में मैं काफ़ी ब्लॉग्स डालता रहूँगा रेगुलर बेसिस पे। काफ़ी मेरे को स्पीति भी जाना है, देखते हैं कैसे जाते हैं, बाइक पे जाते हैं, नहीं जाते, कैसे जाते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी इन्फॉर्मेशन हो प्लीज़ आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि मैं नहीं बताऊँगा, मैं जल्दी कमेंट्स वगैरह पर भी रिप्लाई मोस्टली मैं कर देता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और मेरे व्लॉग्स को देखिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है, जो फर्स्ट सब्सक्राइबर्स हैं, प्लीज़ उनको मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बताइए कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। बाय बाय गाइज़।